आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम समझने वाले हैं वो होगी पीके की जीत के मायने समझिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की इस जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी खबर हम आपको समझाएंगे बीजेपी की हार के मायने समझिए, बीजेपी अपने किले को बचा नहीं पाई। तीसरी खबर आपको समझिए आरजेडी पर हार का क्या असर होगा, और इसके साथ ही बात चौथी खबर की होगी गैंगस्टर सुजीत की मौत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, यह भी आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बात सबसे पहले प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत शून्य से की। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी शून्य पर आउट हो गई तो हर कोई प्रशांत किशोर पर तंज कस रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन प्रशांत किशोर हार मानने वालों में नहीं, मैदान में डटे रहने वाले नेता थे, क्योंकि उन्होंने अपना सफर ही जनसुराज अभियान से शुरू किया था। 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला शख्स कभी डिगता नहीं, उन्होंने ये साबित किया है, और यही वजह है कि आज उनकी जय जयकार हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। मैं अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा शून्य से शुरू की। 2022 में जनसुराज अभियान की शुरुआत के बाद पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल घूमे। फिर जनसुराज अभियान को पूरी तरह राजनीतिक संगठन में बदल दिया। इस राजनीतिक यात्रा का मकसद बिहार में एक नई मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके सियासी मकसद को हिलाकर रख दिया। पर प्रशांत किशोर हार मानने वालों में प्रशांत किशोर की जीत इतनी बड़ी क्यों है, ये अब आप समझिए, और पूरी खबर अब आपको विस्तार से समझाते हैं। प्रशांत किशोर की धुरंधर जीत के मायने अब आप समझिए। अब आप ये पहले जान लीजिए कि आखिर इस उपचुनाव में किसे कितने वोट मिले। अंतिम परिणाम में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल किए। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 19,246 मतों से पीछे छोड़ दिया। नीरज सिन्हा की बात करें तो 44,827 वोट नीरज सिन्हा को मिले। राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले हैं और वे तीसरे स्थान पर रही। बांकीपुर उपचुनाव के लिए कुल 1,30,313 वोट पड़े थे। लेकिन पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हो गई। अब प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत राजनीतिक वैधता भी इसी जीत से स्थापित हो गई है, जो लोगों के बीच में अब एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश्ड हो गए हैं। केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि एक जनाधार वाले नेता भी प्रशांत किशोर अब बन गए हैं। जनसुराज को एक बड़ी राजनीतिक विश्वसनीयता मिली है, और अब तक जनसुराज को एक प्रयोग माना जाता था। 2024 में पहली बार 4 सीट पर चुनाव जनसुराज ने लड़ा था, और पहले चुनाव में जनसुराज की करारी हार हुई। और उसके बाद साल 2025 में विधानसभा में जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन 2025 में भी पीके की बहुत बड़ी हार हुई। एक भी सीट पर पीके की जीत नहीं हुई।
2026 में प्रशांत किशोर पहली बार खुद ही चुनावी मैदान में उतर गए, खुद चुनाव लड़े और पहले चुनाव में ही प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिल गई। रुझानों में हर राउंड में प्रशांत किशोर लगातार आगे बने रहे। प्रशांत किशोर पर जनता ने पूरा भरोसा जताया है। ये जीत उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ी जगह देगी। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सिंध का संदेश भी जाएगा। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। देखिए, बांकीपुर में पीके की जीत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है। अब प्रशांत किशोर की जीत विपक्ष के लिए भी बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर प्रशांत किशोर अब उभर सकते हैं। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका और बढ़ सकती है। एनडीए और आरजेडी के अलावा अब बिहार में जनसुराज तीसरे प्रभावी ध्रुव बन सकता है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल अब कई गुना बढ़ गया है। नई पार्टी को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान में मदद मिलेगी और अन्य दलों के नेताओं का जनसुराज की ओर रुख भी बढ़ सकता है। कई स्थानीय नेता पार्टी में शामिल होने पर विचार भी कर सकते हैं। बिहार की त्रिकोणीय राजनीति अब मजबूत होगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा। अब जीत के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो भी आप जान लीजिए। तो बांकीपुर का रिजल्ट विधायक का चुनाव नहीं, बांकीपुर का रिजल्ट बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी साफ छवि के व्यक्ति को सीएम बनाएं। बांकीपुर में बदलाव का भरोसा भी उन्होंने दिया और ये भी कहा कि 2-4 महीने में ये बदलाव बांकीपुर के भीतर दिखने भी लगेगा, उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बांकीपुर बीजेपी का वो किला जहां से पिछले 3 दशक से उसे कोई डिगा नहीं पाया, उसी बांकीपुर में एक 4 साल पुरानी पार्टी ने ऐसी पटखनी दी जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी की हार की। बांकीपुर में बीजेपी के हार के मायने क्या हैं ये आपको समझाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीके की जीत बीजेपी को झटका। बांकीपुर में बीजेपी की सबसे बड़ी हार। अपने ही गढ़ में क्यों हार गई बीजेपी? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। 3 दशक से बीजेपी की गढ़ बनी हुई बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने से ये मुकाबला दिलचस्प तो हुआ था, पर उम्मीद की जा रही थी कि टक्कर कांटे की होगी, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी के लिए ये हार केवल बड़ी ही नहीं बल्कि बेहद चिंताजनक भी है। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बूथ पर भी जनता ने भाजपा की जगह प्रशांत किशोर को चुना, क्योंकि नीरज सिन्हा के बूथ पर बीजेपी को 1392 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2137, जबकि आरजेडी को 392 वोट मिले। रामकृपाल यादव के बूथ पर बीजेपी को 1363 वोट, जबकि जनसुराज को 2225 और आरजेडी को 505 वोट मिले। ये आंकड़े बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। नतीजों के बाद बीजेपी के नेता अब समीक्षा की बात कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को उनकी जीत के लिए बधाई भी दे दी है, पर इस हार के बाद अब बीजेपी को होमवर्क करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई कहां। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दशकों पुराना बीजेपी का मजबूत किला इस कदर ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस सीट पर बीजेपी की हार की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार क्यों हुई, इसके मायने अब आप समझिए। अति आत्मविश्वास ये सबसे पहला फैक्टर माना जा रहा है। अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई बीजेपी। बांकीपुर में जीत को लेकर बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी।
बीजेपी ने प्रशांत किशोर को भी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यहां पर जीत आसानी से हो जाएगी। दूसरा फैक्टर बताया जा रहा है कमजोर उम्मीदवार। पहले यहां से अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया था। उम्मीदवार की घोषणा के बाद नाम वापस लिए गए और फिर दूसरी बार यहां से नीरज सिन्हा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। चुनाव से पहले उम्मीदवार बदलने से गलत संदेश जनता के बीच गया और जनता के बीच बीजेपी को लेकर कंफ्यूजन बढ़ा। प्रशांत किशोर राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया है। चुनाव नहीं लड़े पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अब पीके के आगे नीरज पर पीके जो है वो भारी पड़ गए। पीके के खुद चुनाव लड़ने के फैसले को जनता ने भी सपोर्ट किया। अब बीजेपी को लेकर लोगों में आक्रोश की बात भी कही जा रही है। ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है। चुनाव के दौरान नीट छात्रों का आंदोलन भी हुआ था। फिर हाल ही में आरा में चंदन तिवारी के एनकाउंटर पर भी काफी विवाद हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत किशोर ने लगातार बीजेपी को घेरा। सरकार के कामकाज पर भी प्रशांत किशोर सवाल उठाते रहे। एक फैक्टर यह भी है बिना रिस्क का ट्रायल। बांकीपुर में बस एक सीट पर विधायक का चुनाव हुआ। राज्य की सरकार बदलने का चुनाव नहीं था। जनता ने जनसुराज को एक मौका भी दिया है। अब बिना किसी रिस्क के पीके को काम दिखाने का मौका भी जनता ने दे दिया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बांकीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी ने जरूर मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आरजेडी का कारवा लुट चुका था। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौटकर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ लुट चुका था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का कारवां लुट गया। कभी दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरजेडी उम्मीदवार को 14,000 से कुछ ज्यादा मत मिले, जो चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवार के हारने जीतने के फासले से भी कम है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी। आरजेडी चुनाव में हार का भले ही कोई बहाना बना ले, लेकिन आरजेडी की ये हार बड़ी है। तेजस्वी एक बार फिर जनता का मूड नहीं भांप पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर और बीजेपी ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया था, दूसरी तरफ आरजेडी इस चुनाव में सोई रही। आखिरी 2 दिन तेजस्वी जरूर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन जनता तब तक फैसला कर चुकी थी और वो फैसला था प्रशांत किशोर को जिताने का। लेकिन आरजेडी का तो इस चुनाव में सब कुछ लुट गया, क्योंकि जिस MY समीकरण पर उसे भरोसा था, उसे तो उतना वोट भी नहीं मिल पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब आपको खबर समझाते हैं। देखिए, आरजेडी की शर्मनाक हार के मायने अब आपको समझाते हैं, क्योंकि यहां पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही है। आरजेडी की हार इतनी शर्मनाक क्यों है, सबसे पहले तो आप इसे समझिए। आरजेडी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बांकीपुर की रेस में बेहद पीछे छूट गई आरजेडी। प्रशांत किशोर मुख्य विपक्षी उम्मीदवार रहे। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी और इस बार आरजेडी शुरुआती रुझान में ही रेस से बाहर ही हो गई। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत भी जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है, अब आप इसे भी समझिए। नामांकन के वक्त उम्मीदवारों को कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। जमानत के रूप में धनराशि जमा करानी होती है।
जमानत वापस लेने के लिए एक तय वोट प्रतिशत भी होता है, यानी इस क्षेत्र में पड़ने वाले कुल वोटों का छठा हिस्सा प्राप्त करना जरूरी होता है। 6% वोट नहीं मिलने पर जमानत जब्त मानी जाती है। उम्मीदवार जमा कराई राशि वापस नहीं ले सकते। ये चुनावी हार के साथ साथ उनके लिए आर्थिक दंड जैसा भी है। आरजेडी की शर्मनाक हार के मायने अब आप समझिए। मुख्य विपक्ष होने का दावा कमजोर पड़ता हुआ दिखा। बांकीपुर में विपक्ष की जगह जनसुराज ने ले ली। विपक्ष का चेहरा बनने की लड़ाई में आरजेडी पीछे छूटती हुई दिखी। शहरी वोट बैंक में आरजेडी की और गिरावट हुई। तेजस्वी यादव की राजनीतिक चुनौती बढ़ी है। आरजेडी को सिर्फ एनडीए से नहीं, जनसुराज से भी मुकाबला है। आरजेडी के स्वाभाविक विकल्प वाली धारणा टूट गई है। कैडर और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी इससे प्रभावित हो सकता है। विपक्षी वोटों का नया बंटवारा भी शुरू हो सकता है। 2026 के आगे की राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा हो सकती है। नए मतदाताओं के बीच आरजेडी की लोकप्रियता घटी है। विपक्ष की केंद्रीय ताकत बने रहना आरजेडी के लिए अब कठिन हो सकता है, क्योंकि आरजेडी की बहुत ही खराब प्रदर्शन यहां पर आरजेडी का देखने को मिला है। बढ़ते आगे, झारखंड के अपराध जगत का सबसे बड़ा चेहरा अब मौत की कहानी बन चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई थी, या फिर इस मुठभेड़ के पीछे छिपा है कोई और सच? आखिर सुजीत सिन्हा की मौत का सच क्या है? पुलिस का दावा या परिजनों का आरोप? ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर खत्म। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में ढेर, लेकिन मौत पर क्यों उठ रहे सवाल? पुलिस की गोली या साजिश? पोस्टमार्टम के बाद खुलेंगे मौत के राज। झारखंड के अपराध जगत में सुजीत सिन्हा एक ऐसा नाम था जिसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग और संगठित अपराध के कई मामले दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में चल रहे इस गैंगस्टर का अंत जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में हुआ। पुलिस के मुताबिक सुजीत सिन्हा को एक मामले में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और मेडिकल बोर्ड ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर से 2 गोलियां निकाली गई हैं, जबकि कई गोलियां आर पार हुई हैं। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा हाइप था और सनसनीखेज था, तो इसमें एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें 3 डॉक्टर्स थे, साथ में आपके प्रशासन के भी अधिकारी थे, जिसका पूरा वीडियोग्राफी किया गया ताकि किसी भी प्रकार का कोई पहलू छूट ना जाए। पंचर वुंड तो बहुत सारे हैं, कुछ एग्जिट वुंड भी, यानी एंट्री एग्जिट वुंड भी बुलेट निकल जाते हैं, तो बाद में फिर देखा जाएगा। बाकी रिपोर्ट में हम लोग बना के देंगे कि क्या है। पोस्टमार्टम के बाद सुजीत सिन्हा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। सुजीत के सास उषा देवी रोते रोते बेहोश हो गई। परिजनों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। सुजीत, तुम ठीक हो जाओ, अपना बाल बच्चा को बेटा है लेके यहाँ से चल जाओ। वो भी मेरा नहीं सुना, चल गया दुनिया से अपना बच्चा को। ऐसे 8 घंटा उसको छोड़ा गया है। रोड पर उसको कल रात का देख रहे हैं हम लोग की रोड पर है, और सुबह में उसको जंगल में ले जाके उसके लाश को रख दिया गया है। बहुत गलत किया है लोग, वो बच्चा के साथ, मेरा अक्षत के साथ बहुत गलत किया है लोग। वहीं सूत्रों के अनुसार सुजीत सिन्हा पर करीब 50 फीट की दूरी से कुल 9 गोलियां चलाई गई। इनमें 6 गोलियां सीने और पेट में लगी, जबकि 3 गोलियां हाथ और उंगलियों को छूते हुए निकल गई। सुजीत की ओर से भी 1 से 2 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। अपराध जगत में सुजीत सिन्हा सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि खौफ का पर्याय बन चुका था। पलामू से अपराध की दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में बड़ा भाई, बहन और पत्नी है। जिस गैंगस्टर का नाम सालों तक पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में रहा, उसका अंत भी फिल्मी अंदाज में हुआ। साहिबगंज से धनबाद जेल लाया जा रहा था। कड़ी सुरक्षा के बीच कैदी वैन चल रही थी। जामताड़ा में पुलिस वाहन का टायर पंक्चर हुआ।
दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान सुजीत ने जवान की सर्विस राइफल छीनी। सर्विस राइफल छीनकर भागने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। इस दौरान मुठभेड़ में सुजीत सिन्हा ढेर हो गया। सुजीत सिन्हा की मौत के साथ झारखंड के अपराध जगत का एक बड़ा अध्याय जरूर खत्म हुआ है, लेकिन उसके एनकाउंटर को लेकर के उठे सवाल अभी बाकी हैं। क्या ये पूरी तरह पुलिस की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, या फिर जांच में सामने आएंगे कुछ ऐसे तथ्य जो इस एनकाउंटर की कहानी बदल देंगे। फिलहाल पूरे मामले की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। जामताड़ा से संवाददाता सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।